तो देखें, स्कॉलरशिप फंड जो है, मैं क्विकली इस पे बात करूंगा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो स्कॉलरशिप फंड जो है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें आपके मंथ्स लग सकते हैं, इवन ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ होमवर्क करना पड़ता है। और मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर देता हूँ। मेरे से जो लोग राब्ता भी करते हैं, तो उनको भी मैं इसी चीज़ में इंसिस्ट करता हूँ कि आप अपना होमवर्क करें। क्योंकि आप जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे उस क्वेश्चन से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अभी तक आपको स्कॉलरशिप फंड के बारे में कितना पता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसके लिए करना क्या है? पहले देखें, आपने दुनिया का मैप तो देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो उसमें रीजन है कुछ। तो सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करें कि आप जाना किधर जा रहे हैं। अब ये कोई सवाल नहीं होता कि मैंने बाहर जाना है, मेरी हेल्प करें। तो एक आपका अपना भी इंटरेस्ट होता है, एक आपकी अपनी स्किल्स होती हैं। आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप सोचते हो कि मैंने किस डायरेक्शन में एप्लीकेशन जो हैं वो फॉरवर्ड करनी है। तो आप एशिया में जाना चाहते हैं, ये मैं पहले दुनिया के मैप के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आपने एशिया में जाना है। अब एशियन कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए वो कौन सी हैं। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैंने यूरोप जाना है। और उसके बाद आपको उससे हायर हायर मैं यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनको मैं हायर रैंक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो इकोनॉमिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, और दूसरा आपके पास वहाँ की डिग्री हो तो वर्ल्ड वाइड आपको एक अट्रैक्शन मिलती है जॉब्स के लिए। तो अब देखेंगे आपने कहाँ पे जाना है। अब इन तीन जो मैंने रीजन बताए हैं, यूएस, कनाडा और उसके बाद यूरोप एंड देन एशिया, तो इनको मैं इसी तरह रैंक करूँगा एज पर डिफ़िकल्टी लेवल। तो एशिया में स्कॉलरशिप का लेना वो ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू यूरोप एंड यूएस। तो आप देखें कि आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितनी हिम्मत है, आप किस डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अब यूएस, कनाडा, यहाँ पे देखें, आपने जाना है तो पहला स्टेप आइल्स जीआरई है। इवन यूरोप भी आना चाहते हैं, यूके, यूरोप आना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी पहला स्टेप आपका आइल्स है। तो आपने आइल्स क्लियर करना है, देन इन कंट्रीज़ की तरफ आपने सोचना है। उसके बाद आ जाएं एशिया में। अब एशिया में ये है कि आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, इतनी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आइल्स हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कदरे बेहतर हो जाती है जब आप एक कंपटीशन में होते हैं दूसरे लोगों के साथ। इवन एशिया में भी आल्दो आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप अपनी एप्लीकेशन के साथ आइल्स एग्ज़ाम लगाते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर हो जाते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में। तो इसलिए मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप आइल्स कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली उसको सबसे पहले उसको करें। अच्छा, फिर आपकी कंसर्न होता है कि मैंने आइल्स करना है नहीं करना, कहीं मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। मुझे अभी रिसेंट फीसिस नहीं पता, मोर देन 50,000 होगी एक अटेम्प्ट की फ़ीस। तो अब आपने ये चीज़ें भी सोचनी हैं। तो मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि स्कॉलरशिप हंट क्या है। फिर आप दुनिया को देखें कि आप दुनिया के किस रीजन पे जाना चाहते हैं। अब हर रीजन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें आप लोग। तो अब ये तीन रीजन मैंने बताए। तो सबसे पहले मैं एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इजी हैं। और वहाँ पे एप्लीकेशंस जो हैं वो आप इजीली दे सकते हैं। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एशिया में सबसे पहला नाम जो हमारे ज़हन में आता है वो चाइना है। अब ये भी एक मिथ बनी हुई है हमारे पाकिस्तानियों में कि चाइनीज़ डिग्रीज या चाइनीज़ एजुकेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। लोग पाकिस्तान में उसको पसंद नहीं करते। मुझे इस चीज़ का अभी तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान वाले लोग जो हैं वो चाइनीज़ एजुकेशन को क्यों नहीं पसंद करते। हालांकि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो
वर्ल्ड रैंकिंग में उनके बराबर नहीं है। तो फिर भी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं कि वहाँ की एजुकेशन ठीक नहीं है। तो I don't say any other words because there are very old mindset here in Pakistan who don't like the education of China. सो आपने जब चाइना में देखना है तो अब मोस्टली एशियन कंट्रीज़ की एक और रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपने प्रोफेसर्स को एप्लीकेशन से पहले प्रोफेसर्स को अप्रोच करना होता है, और आपकी कोशिश ये होती है कि प्रोफेसर जो है ना वो मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर या कंसर्ट कह लें, कंसर्ट आपको दे दे। तो ये एक हेक्टिक जॉब है एशियन कंट्रीज़ में। इसमें कोरिया, जापान, हांगकांग, चाइना, इवन सिंगापुर और आप कंट्रीज़ ले लें ताइवान। तो ये सारे जो हैं आपने देखने होते हैं कि यहाँ पे आपको पहले प्रोफेसर से रब्ता करना पड़ता है। इसी के साथ मैं कंपैरिजन में ले आता हूँ यूरोप को। यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं उधर आपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट पोजीशन पे अप्लाई करना होता है, और आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा ये एक डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप हमें प्रोफेसर्स की ईमेल आईडीज़ दे दें, प्रोफेसर्स या फैकल्टी वाला जो पेज है उसका लिंक दे दें। अब देखें, हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन गूगल से नेक्स्ट लेवल की चीज़ चैट जीपीटी का आप सुन रहे हैं, तो एआई टूल्स के ज़माने में हैं। तो अभी भी आप अगर इस तरह का सवाल करते हैं जी कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट की फैकल्टी का लिंक दे दें, तो आप खुद सोचें कि आपको कितना अभी सीखने की ज़रूरत है। तो अब मैं बता रहा था डिफरेंस कि एशिया में आपको प्रोफेसर से रब्ता करना पड़ता है एडवांस में, जबकि यूरोप के अंदर आपको प्रोफेसर से रब्ता नहीं करना पड़ता। तो ये एक डिफरेंस है। और फिर जब उधर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ही पोजीशन ओपन होती है तो डायरेक्टली विद इन वीक, विद इन मंथ, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो उसके बाद अब आप का नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब यूनिवर्सिटीज़ कैसे हम सर्च करें। तो मैंने जैसे स्टार्ट इस बात पे लिया था कि जो स्कॉलरशिप है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अट्रैक्टिव है। आप पाकिस्तान में हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को, अपने क्लास फेलोज़ को देख रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री बैठ के स्कॉलरशिप एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके दिल में भी आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यही मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आपने खुद देखा है कि आपके साथ बैठने वाला क्लास फेलो जो है वो आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा अपना टाइम निकालें, डेली रूटीन सेट करें अपनी। जैसे मैंने बताया कि ये एक दिन का शौक नहीं है, इसमें आपको मंथ्स लग सकते हैं, इसमें ईयर्स लग सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। क्योंकि हर सीज़न में स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, और हर इनटेक में उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रही हैं। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो उसके लिए अब हम पहले रीजन्स में आए, रीजन के बाद कंट्रीज़ पे आए, कंट्री के बाद आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने जापान को सिलेक्ट किया। आप कहते हैं कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो जापान में है। आपने बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखे, तो अब जापान में आगे क्या करना है। आगे आपने ये करना है कि आप देखें कि आपकी फील्ड कौन सी है और उस फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल पे लिखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ इन जापान, तो गूगल आपको बहुत सारे लिंक्स भी दे देगा, बहुत सारे पेजेस होंगे जहाँ पे ये लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये कोई मैंने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको गूगल पे बनी बनाई मिल जाएगी, उनको कॉपी करें, आप अपनी एक फ़ाइल बनाएं। आपने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, मैं कहता हूँ कि आप 10 यूनिवर्सिटी जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लें। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप जिस कंट्री पे आप जाना चाहते हैं, उसमें यूरोप की कोई कंट्री हो सकती है,
उसमें एशियन कंट्री हो सकती है, उसमें यूएस हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आप की इंटरेस्ट किस डायरेक्शन पे है। अच्छा, अब आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड 10 यूनिवर्सिटी जो है उनको शॉर्ट लिस्ट कर ली है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ये करना है कि उस यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे जापान है तो जापान में आपको पहले प्रोफेसर से कंसर्ट लेटर उसको कहते हैं, चाइना में एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, इवन कोरिया में भी एक्सेप्टेंस है, और जापान में जो है वो कंसर्ट होती है जो कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर देते हैं। तो आपने कंसर्ट लेनी है उससे, उसको ईमेल करनी है। अब ईमेल का एक अलहदा डिस्कशन है कि ईमेल कैसे करनी है आपने। तो उस ईमेल में आपने क्या अपने बारे में लिखना है, अपनी रिसर्च के बारे में लिखना है, अटैचमेंट क्या होनी चाहिए। तो वो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब आपने उनको ईमेल करनी है। ईमेल के बाद आपको वो कंसर्ट मिल जाती है। इवन प्रोफेसर खुद भी गाइड कर देता है कि हमारे एडमिशन इस पीरियड में ओपन होते हैं। अगर वो नहीं गाइड करता तो आप खुद वेबसाइट पे जाके देखें कि लास्ट ईयर के एडमिशन्स किस डेट को ओपन हुए थे। तो मोरलेस हर साल वही डेट होती है, कोई 5-10 दिन का फ़र्क होता है प्लस माइनस में। तो अब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आप जो है फॉलोअप करते रहें प्रोफेसर के साथ, और फाइनल लिस्ट लगेगी और होप्स उसमें आपका नाम होगा। अब यही चीज़ मैं ले आता हूँ यूरोप में। अब देखें, 3 तरह के डिग्री प्रोग्राम हैं, बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है। हर डिग्री प्रोग्राम की एप्लीकेशन दूसरे डिग्री प्रोग्राम से टोटली डिफरेंट होती है। बैचलर की रिक्वायरमेंट कुछ और होती हैं, मास्टर्स की कुछ और हैं, पीएचडी की कुछ और हैं। तो ये अब आपको खुद पता है। अब जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा लेवल क्या होगा एप्लीकेशन के लिए। बैचलर का लेवल लो है, उसमें इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पीएचडी में आपको इवन अपनी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, आपको अपना जो प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो वो एक हायर लेवल की चीज़ है। तो 3 तरह की, जैसे मैंने कहा, तो यूरोप के अंदर अगर तो पीएचडी है, पीएचडी की पोजीशंस ओपन होती हैं। उन पोजीशन पे आपका टॉपिक ऑलरेडी डिफाइन होता है। उस टॉपिक के बारे में आपने अगर तो यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर किया है कि ये हमारा टॉपिक है, इस पे आप हमें कोई आइडिया प्रपोज करें, तो आपको डेफिनेटली एक प्रपोजल नया लिखना पड़ेगा। एक होता है कि आपने पहले से बनाया हुआ है, बट जब आप पोजीशन बेस्ड स्कॉलरशिप या फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्पेसिफिक उनके बताए हुए टॉपिक पे प्रपोजल देना होता है। तो वो आपको राइटअप करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मोटिवेशन लेटर है, आपके प्रीवियस जो सुपरवाइज़र प्रोफेसर्स हैं उनसे रिकमेंडेशन लेटर होता है, और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप वो लिस्ट देख सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी को भी आपने सेलेक्ट किया होता है। तो वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो है मे बी पैनल ले रहा होता है, उसमें एडमिशन कमेटी होती है। आपके जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया होता है वहाँ के कुछ सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल ईमेल के ज़रिए या लिस्ट के ज़रिए आपको हायर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है। पहले मैंने चाइना का बताया, जापान का बताया, और अभी मैं यूरोप का बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है अपनी स्कॉलरशिप हंटिंग जो है प्रोसेस उसको स्टार्ट करना है। तो जैसे, और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और गूगल गूगल तो पहले भी था। तो इस ज़माने में रह रहे हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जस्ट उसको क्लिक करें, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और उसमें आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें, जो मैं बार बार कहता हूँ। उसको आप हार्ड फॉर्म में अपने नोट्स बना सकते हैं, या इवन उसकी आप एक्सेल या वर्ड की एक फ़ाइल बना सकते हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी का लिंक्स हैं आगे। सम टाइम आप एक लिंक ढूंढ के रखते हैं जिसमें एडमिशन वाला पेज होता है, उस लिंक को भी पेस्ट कर लें। उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आगे लिख लें। तो फाइल आपके ऊपर है, आप उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं उसको करें, ताकि अगर आप हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद दोबारा उस यूनिवर्सिटीज़ का डाटा जो है रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आपको उतना टाइम ना लगे जो आपने फर्स्ट टाइम लगाया था। जस्ट फाइल ओपन करें,
लिंक्स आपके सामने हैं, क्लिक करें, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी और अप्लाई कर दें। तो ये एक चीज़ है, इसको जितना आप खुद से करेंगे उतना आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो अच्छे फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर एक हेल्दी और पॉजिटिव डिस्कशंस हो रही होती हैं। जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होता है वो ऑलरेडी किसी ने पूछा होता है। तो जो आप एक फजूल की स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं उसकी बजाय बेहतर है कि वो ग्रुप खोलें। ग्रुप खोल के उसमें जो ऑलरेडी लोगों ने पोस्ट की हुई हैं उन पोस्ट को जाके पढ़ें। उन पोस्ट पे जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उन कमेंट्स को देखें। तो आपका नॉलेज जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। आपको आइडिया होता जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर होना है। और आल्दो किसी ना किसी ने ग्रुप के अंदर, स्कॉलरशिप के जो ग्रुप हैं उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया होता है। उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ें। उन्होंने पूरा बताया होता है कि मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे अप्लाई किया, कहाँ पे मैंने कैसे इंटरव्यू दिया। तो ये एक नॉलेज है, जितना आप गेन कर सकते हैं वो उतना ही मैं कहता हूँ थोड़ा होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन, अब मैंने बताया कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई मुझे यूं पकड़े और ये यूरोप, यूं पकड़े ये एशिया, यूं पकड़े और मुझे यूएस में फेंक दे। तो ऐसे नहीं, थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, ठीक है। वो आप करें डेफिनेटली। एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जितनी मेहनत हम करते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो मेहनत करें आप, और डेफिनेटली थोड़ा लेट हो सकता है पर ये नहीं हो सकता कि आपको कभी आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पेज पे जाके आप पूछ सकते हैं।